जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्कन कॉरिडोर इज सेपरेटेड फ्रॉम ताजिकिस्तान बाय, पाकिस्तान इज सेपरेटेड फ्रॉम ताजिकिस्तान बाय वक्कन कॉरिडोर। पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से सेपरेट करती है एक चीज, वो क्या है? वक्कन कॉरिडोर है। वक्कन कॉरिडोर बेसिकली एक नैरो स्ट्रिप है जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से अलहदा करती है। और ये क्वेश्चन फिर आता है कि वक्कन कॉरिडोर कहाँ पे है? ये है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर टच करता है, वहां से ये वक्कन कॉरिडोर है जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से सेपरेट करता है। तो सेपरेट पूछ रहा है क्या चीज करती है? वक्कन कॉरिडोर। और अगर ये है कि वक्कन कॉरिडोर कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। फर्स्ट revelation to the holy prophet peace be upon him came in cave of Hira। आप वसल्लम पे पहली वही कब नाजिल हुई थी? गारे हिरा में। बी ऑप्शन। गारे हिरा कहाँ पे है? जबल नूर माउंटेन पे। जबल नूर माउंटेन में गारे हिरा है जहाँ पे आप वसल्लम वहां पे जाके इबादत किया करते थे, खुदा ताला की इबादत। और 609 ईस्वी में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस गार में आते हैं और वो पहली वही उस वक्त लेकर आते हैं, नाजिल होती है आप सल्लम पर। और आप सल्लम बड़े खुश होते हैं और इस घर जाके हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो से इस वही के बारे में डिस्कस करते हैं। 609 ईस्वी में पहली वही नाजिल हुई, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए। गारे हिरा जबल नूर माउंटेन पे है। आप सल्लम ने हजरत खतीजा से जाके डिस्कस किया था। उस वक्त आप सल्लम की उम्र 40 साल थी। ये 5 क्वेश्चन बताए हैं, पांचों के पांचों आते हैं पीपीएससी में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकेम मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ पाकिस्तान आफ्टर याह्या खान। याह्या खान के पास हुकूमत थी 1969 से लेकर 1971 तक। याह्या खान ने रूल किया था। बेसिकली ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, तो वहां से जैसे ही रिटायर हुआ ये जबरदस्ती पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन गया। फिर जब याह्या खान ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, क्योंकि इसने इतने ज़्यादा जुल्म किए बंगालियों पे कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मीडिया पे कोई बता नहीं सकता, बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन कसूर इस इंसान का था, इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की थी। उनके हक नहीं देते थे, वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते थे, उन्हें नहीं करने देते थे, यहाँ पाकिस्तान में ले आते थे। इसके अलावा जो ईस्ट पाकिस्तान था, या जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, वो इंडिया से दूसरी तरफ था। तो पाकिस्तान के साथ कोई ज़मीनी रास्ता ही नहीं था, जब भी कोई जाए ऊपर जहाज के जरिए जाना पड़ता था। तो यहाँ पे सही तरीके से पाकिस्तान का नज्म और नस्क और कंट्रोल उस तरीके से नहीं था, इंडिया के बिल्कुल करीब था। तो इंडिया ने फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए आखिरकार 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया था। फिर याह्या खान के बाद 20 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लेकर आई आर्मी। और जी, वो भी सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कहलाए। सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। 20 दिसंबर 1971 को आए थे। डेट लिख लें, ये आती है। और 1971 से लेकर 1973 तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे। फिर 73 से लेकर 77 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। पाकिस्तान में वैसे 3 मार्शल लॉ लगे हैं। एक तो सिविलियन मार्शल लॉ लगा था जो 20 दिसंबर 1971 को लगा था। इससे पहले अयूब खान लगा चुका था 7 अक्टूबर 1958 को। 7 अक्टूबर 1958 को पहली दफ़ा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया गया था, अयूब खान ने लगाया था। और फिर जो तीसरा था वो ज़ियाउल हक ने लगाया था 5 जुलाई 1977 को। 5 जुलाई 1977।
ज़ियाउल हक ने लगाया था। असार सनादीद इज रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। असार सनादीद किसने लिखी थी? सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। इसके अलावा रिसाला असबाब बगावत हिंद भी सर सैयद अहमद खान का है। तहजीबुल अखलाक भी सर सैयद अहमद खान का है। सर सैयद अहमद खान 1817 में 1817 में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1898 में अलीगढ़ में डेथ हुई थी। 1898 में। A non-permanent member of United Nations Security Council has tenure of 2 years. A is the right option. Non-permanent member United Nations Security Council के का टेन्योर कितना होता है? 2 साल का होता है। देखें, यूनाइटेड नेशन आपको बताया था, यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। पहला जो इसका सेक्रेटरी जनरल था वो ट्रिगर ली था। ट्रिगर ली, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करता था। आजकल जो मौजूदा है उसका नाम एंटोनियो गुइटर है। एंटोनियो गुइटर इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। ही बिलोंग्स टू पुर्तगाल। वो पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखता है। एंटोनियो गुइटर है। अब यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन थे, ये आपको अच्छी तरह डिटेल से समझाए थे, जिसमें जनरल असम्बली था, सिक्योरिटी काउंसिल था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल था, ट्रस्टीशिप काउंसिल था और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट था। ये 6 के 6 लिखे हुए हैं आपके पास, पूरी डिटेल थी जो स्लाइड दी थी यूनाइटेड नेशन के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें टोटल मेंबरान की तादाद मैंने बताई थी 15 है। 15, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। जो परमानेंट है उसमें यूके है, यूएसए है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। ये 5 परमानेंट हैं और 10 इसमें होते हैं नॉन परमानेंट। जो नॉन परमानेंट मेंबर होता है उसकी टर्म 2 ईयर होती है। ए ऑप्शन है, ए इज द राइट ऑप्शन। Aung San Suu Kyi is the political leader of Myanmar. B is the right option. Aung San Suu Kyi एक पॉलिटिकल लीडर है किसका? बी इज द राइट ऑप्शन, म्यांमार। उस वक्त आंग सान सू की था। आजकल जो है उसका नाम मिंट सुई है। MYINTSWE। मिंट सुई इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। म्यांमार का करंट प्रेसिडेंट यही है। ये एक्टिंग प्रेसिडेंट है, जबरदस्ती तरीके से आया है। इनकी कैपिटल सुन लें, चाइना कैपिटल बीजिंग है। म्यांमार का कैपिटल नेपादा है। कंबोडिया का कैपिटल पेनोम पे है। वियतनाम का कैपिटल हनोई है। हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम। विच रिवर फ्लोज इन यूके? इनमें से कौन सा रिवर है जो कि यूके में फ्लोज करता है? रिवर थेम्स है। ये लंदन इसका कैपिटल है यूके का, वहां पे ये रिवर थेम्स है। द फेमस गोल्डन गेट ब्रिज इज सिचुएटेड एट सैन फ्रांसिस्को। गोल्डन गेट ब्रिज है, ये दरिया के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है और बड़ा खूबसूरत है। गोल्डन गेट इसे कहते हैं, मूवीज में काफ़ी ज़्यादा आता है। ये सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को यूएसए की एक रियासत है, वहाँ पे है ये। Who was the first president of अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर? अंजुमन अंजुमन हिमायत इस्लाम का पहला प्रेसिडेंट कौन था? काजी खलीफा हमीद। काजी खलीफा हमीद was the founder of अंजुमन हिमायत इस्लाम। फाउंडर भी यही था और पहला प्रेसिडेंट भी यही था। इसके सामने फाउंडर भी लिख लें।
ये क्या थी? इस्लामिक इंटेलेक्चुअल एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी। इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी ज़हीन इंसान थे वो उन्होंने अंजमन हिमायत इस्लाम में आए थे, ताकि सही तरीके से हम अपनी सर्विसेज को यूटिलाइज करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग हैं उनकी हेल्प करें, पॉलिटिकल तरीके से इस इश्यूज़ को रिजॉल्व करें और अपना आज़ाद मुल्क पाकिस्तान हासिल करें। अंजमन हिमायत इस्लाम 1884 में बनाई गई थी, 1884 में। मस्जिद वज़ीर खान इज़ लोकेटेड इन लाहौर। वज़ीर खान मॉस्क लाहौर में है, मोहब्बत खान मॉस्क पिशावर में। के इज़ अ वर्ड पाकिस्तान इज़ डिराइव्ड फॉर। के से मीन कश्मीर। सी इज़ द राइट ऑप्शन। Moon, sun, and stars are known as celestial bodies. Celestial bodies mean अजराम फल्की हैं। चांद भी, सूरज भी, सितारे भी अजराम फल्की हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं। वाटर बॉडीज नहीं है, टेरिटोरियल बॉडीज नहीं है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, मीन्स अजराम फल्की हैं। बहुत ही आसान है ये। In the Government of India Act 1935, the continent was divided into 11 provinces. 1935 का जो एक्ट था उसमें जो पूरा कॉन्टिनेंट था इसको 11 सूबों में डिवाइड कर दिया गया था। 1935 के एक्ट के तहत इंडियन सब कॉन्टिनेंट को 11 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया। और फिर ये पूछते हैं 1935 का जो एक्ट था ये नाफिज कब हुआ था? 1937 में हुआ था। 1937 में। During line, a single page agreement was signed in। ड्यूरेंट लाइन एक एग्रीमेंट था, मॉर्टिमर ड्यूरेंट और अब्द अफगान मीर था अब्दुलरहमान। इन दोनों के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था जिसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। 1893 में हुआ था। डी इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि उस वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, इस वजह से ब्रिटिशर्स का नाम था मॉर्टिमर ड्यूरेंट। उसने फिर अपने नाम पे रखा इसका नाम ड्यूरेंट लाइन। और अफगानिस्तान की तरफ से था अब्दुलरहमान, अफगान मीर था। इन दोनों के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था 1893 में। और ये बाउंड्री लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। नेक्स्ट है हजरत अमीर खुसरो फर्स्ट पोएट वाज बाय बर्थ इंडियन थे। सी इज द राइट ऑप्शन। अमीर खुसरो बेसिकली इंडियन थे। सी इज द राइट ऑप्शन। इन्हें पैरोट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इन्हें वॉइस ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। और ये उस वक्त खिलजी डायनेस्टी चल रही थी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में शायरी किया करते थे, बहुत प्यारी आवाज़ में किया करते थे, आवाज़ बहुत अच्छी थी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, ये पूछते हैं किसके दरबार में किया करते थे? अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा ये आता है कि अमीर खुसरो वाज द डिसिपल ऑफ। अमीर खुसरो किसके शागिर्द थे? हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का दरबार दिल्ली में है और अमीर खुसरो भी दिल्ली में दफन है। द फ्रीडम वार इन 1857 वाज स्टार्टेड फ्रॉम मीरठ। 1857 की जंग आज़ादी जो हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मीरठ से स्टार्ट हुई थी 1857 में, जिसमें हिंदू और मुसलमान इकट्ठे फाइट कर रहे थे और दूसरी तरफ से ब्रिटिशर्स थे। आर दे चेजिंग द थीव्स, पिक पैसिवाइज। यहाँ तक है, थीव्स तक। अब ये सवालिया है और इसका पैसिवाइज बनाना है। आर जिस तरह है, बी ऑप्शन देखें, आर उसी तरह ही लगाना है।
अब द थीव्स से स्टार्ट करना है, आर द थीव्स। अब चेजिंग आया है, चेजिंग है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जब हम पैसिवाइज बनाते हैं तो यहाँ पे भी फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए, उसके बाद पैसिवाइज की शर्त होती है कि आगे थर्ड थर्ड फॉर्म आए। तो फोर्थ फॉर्म करने के लिए हम बीइंग इस्तेमाल करते हैं। अगर इज होता तो इज बीइंग करते, अब इज नहीं है तो सिर्फ बीइंग करेंगे। बीइंग आगे चेजिंग की थर्ड फॉर्म चेज्ड होती है, पैसिवाइज की ये शर्त है, पैसिवाइज बनाते वक्त थर्ड फॉर्म लाजमी लेता है। चेज्ड बाय, दे की मफूली हालत दम होती है। तो आर द थीव्स बीइंग चेज्ड बाय दम, बी इज द राइट ऑप्शन। मजीद जो इसकी डिटेल है वो हम इंग्लिश के पोर्शन में करेंगे, कि किस तरह इसके रूल्स भी आपको बताऊंगा और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अभी आप अंडरस्टैंड करते जाएं, इतना ही, बाकी डिटेल इसकी डेप्थ वहाँ पे करेंगे इंग्लिश में। दे आर्ग्यू अबाउट एवरीथिंग, उन्होंने दलाइल दिए अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में, टिल इज बेटर एंड, ताकि इख्तिताम में कोई अच्छा अच्छा नतीजा मिल जाए। टिल आएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। टू बेटर एंड नहीं बनता, इन बेटर एंड नहीं बनता, फॉर बेटर एंड नहीं बनता। दे आर्ग्यू अबाउट एवरीथिंग, उन्होंने हर चीज के बारे में दलाइल देते रहे, टिल इट इज बेटर बिटर एंड, ताकि तलक एंड ना हो जाए। जब तक किसी चीज को कोई ज्यादा दलाइल देता जाए ना, तो आगे सामने वाला कुछ बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ जाते हैं। तो ये इस तरह दलाइल देता जा रहा था, और जब तक कि उसका एंड तलक नहीं हुआ। ये इस फिक्रे का मीनिंग है। विच इज अ करेक्ट स्टाइल ऑफ मेल एड्रेस, मेल का करेक्ट एड्रेस कैसे है? ए ऑप्शन देखें। आप क्या लिखते हैं? अपना नाम लिख देते हैं, फिर उसके बाद नाम की जगह उसने ए बी सी डाल दिया, ए बी सी कोई भी आपका नाम है। उसके बाद क्या होता है? एट द रेट ऑफ, फिर नेम होता है, किस चीज़ का नेम? वो जीमेल पे है, याहू पे है, या किस चीज़ पे है आपकी जी मेल बनी हुई? तो यहाँ पे gmail.com, ए इज़ द राइट ऑप्शन। बी देखें, एट द रेट ऑफ ए बी सी नेम, ये गलत है, सी गलत है, ऑल ऑफ वर्क भी नहीं है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन, ये राइट ऑप्शन है ए। थ्री गॉर्जियस डैम इज लोकेटेड इन चाइना। थ्री गॉर्जियस डैम कहाँ पे है? चाइना में। चाइना का सबसे बड़ा डैम है और एशिया का भी सबसे बड़ा डैम है। और ये किस रिवर पर है? ये भी आता है, यंग्स रिवर पर है। यंग्स रिवर एशिया का सबसे बड़ा रिवर है। एशिया का सबसे बड़ा रिवर पर एशिया का सबसे बड़ा डैम है। थ्री गॉर्जियस डैम इज लोकेटेड ऑन यंग्स रिवर, चाइना में, डी ऑप्शन। अब इनके कैपिटल सुन लें। मंगोलिया कैपिटल उलन बैटर है, ULLANBATAR, उलन बैटर। रशिया का मॉस्को है। ब्राजील का कैपिटल ब्राजीलिया है। चाइना का कैपिटल बीजिंग है। राउंड ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज 38.32। अब मैथ का क्वेश्चन है, देखें। अगर हमने इसे राउंड ऑफ करना है, मींस पॉइंट के बाद वाले हमने नहीं लिखने, तो क्या करेंगे? 38.32 है, तो इसे 32 हम लिख सकते हैं। अगर ये होता 38.5 होता, फिर हम इसे 39 कर देते, या 38.7 होता, 6 होता, 9 होता, 8 होता, फिर हम 39 करते। अब 4 तक जो होते हैं वो प्रीवियस में ही चेंज होते हैं, 38 तक ही रहेगा फिर। इस वजह से 38 आएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। ये राउंड फिगर कहते हैं इसे, राउंड ऑफ। फाइंड द एवरेज ऑफ 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283। अब एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज फाइंड करने का सबसे जो बेस्ट वे होता है, जितने भी आपके सामने फिगर दिए हुए हैं उन्हें काउंट कर लें, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है।
तो एवरेज काउंट करने के लिए जितने भी फिगर हैं इन सबको ऐड कर देंगे, और जितने हैं नंबर कितने हैं, 7 है, 7 पे डिवाइड कर देंगे। अब आपके पास कैलकुलेटर तो होगा, आप इसे ऐड कीजिए और 7 पे डिवाइड कीजिए, कितने बनते हैं। अगर 8 होते तो फिर 8 पे करते, 9 होते 9 पे डिवाइड करते, अब 7 है तो 7 पे डिवाइड कर देंगे। इन सबको ऐड करके 7 पे डिवाइड करें, कितना आंसर आता है। अभी 279.85। हाँ, 279.85 आता है, तो कितने राउंड ऑफ करेंगे, कितने बनेंगे, 280 बनेगा। सो ए इज द राइट ऑप्शन, 280 इज द राइट ऑप्शन, ए आएगा। तभी वो आपने ना रात को प्रॉफिट वाला फार्मूला बताया, जरा दोबारा बताओ। हाँ, प्रॉफिट वाला सुन लें। प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। देखें, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एक इंसान है, फॉर एग्जांपल कहीं भी सिटी में गया है, उसकी शॉप है, 100 रुपीज की कोई चीज वो लेकर आया है और 120 की उसने बेची है। यहाँ पे आके, शॉप पे आके 100 की लेकर आया है, 120 की बेची है। कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, 100 रुपए। हाँ, और सेल प्राइस कितनी थी, 120 थी। एक तो 120 में से 100 लेस करेंगे तभी तो प्रॉफिट निकलेगा ना। सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस करेंगे फिर ही प्रॉफिट बनेगा। यही हमारा फार्मूला है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, यही प्रॉफिट का फार्मूला होता है। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा आता है प्रॉफिट परसेंटेज। वो फिर ये भी दे देता है कि ये तो चलो, अब 100 का परचेज किया और 120 का बेचा, 20 रुपए मेरा प्रॉफिट बन गया। अब वो कहते हैं परसेंटेज कितनी है, प्रॉफिट परसेंटेज काउंट करके बताएं, 20 रुपए ना बताएं, ये तो रुपीज हैं, कितने परसेंट बनता है। फिर आप क्या करेंगे, जो प्रॉफिट होता है उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होती है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी फार्मूला लिख लें। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारा प्रॉफिट, एक मिसाल दे रहा हूँ, 20 रुपए था, 20 रुपए लिखें, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100 थी, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारी अब परसेंटेज निकल आई है, कितने परसेंट हमारा प्रॉफिट है, 20% है। ये भी 20 निकला है, लेकिन ये 20% हमारा प्रॉफिट है, ये परसेंटेज में है। तो कोई भी इस तरह परसेंटेज में दे आगे आप काउंट कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पे, तो ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगी। तो ये ए ऑप्शन बनता है। The book in which the biographies of the narrator of Hadith are given in Asmul Rijal. B is the right option. एक बुक है जिसमें नरेटर, जो तर्जमा बयान करने वाले हैं, उनके नाम हैं, उनकी बायोग्राफीज हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अस्माउल रिजाल कहते हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। 78 है, अल मुअज्जिम अल मुगर्रिस अल अल्फाज अल हदीस नबवी इज अ बुक रिटन बाय ए जे वैनसिक ने लिखी थी, ए जे वैनसिक ने। बी इज द राइट ऑप्शन। ये एक बुक है जिसे लिखी थी ए जे वैनसिक ने। द फर्स्ट नेम ऑफ न्यूली born prince of Great Britain Louis Arthur Charles has its origin from। देखिए, एक नया बच्चा पैदा हुआ था जो कि प्रिंस था, शहजादा था। सावजर किंग के घर पैदा होगा तो वो प्रिंस ही कहलाएगा, शहजादा कहलाएगा। लुइस ऑथर उसका नाम है, लुइस ऑर्थर चार्ल्स।
वो कहाँ से ओरिजिन करता है? स्कॉटलैंड से है, आयरलैंड से है, फ्रांस से है, वेल्स से है। डी ऑप्शन आएगा, वेल्स। देखें, जो यूके है ना, यूनाइटेड किंगडम, वेल्स भी उसी का पार्ट है। यूके या इंग्लैंड जिसे आप कह लें, उसका हिस्सा है वेल्स। तो वेल्स से ताल्लुक रखता था, वेल्स में वो ओरिजिन हुआ था, वहीं पे पैदा हुआ था। जिसका नाम आर्थर चार्ल्स था, लुइस आर्थर चार्ल्स, जो कि प्रिंस था, उस बादशाह के घर पैदा हुआ। और उसका ओरिजिन कहाँ पे वो पैदा हुआ था? वेल्स में। डी ऑप्शन है। I did not realize that I had forgotten the passport until I reached the airport. मुझे एहसास नहीं हुआ, I had forgotten the passport, कि मैं अपना पासपोर्ट भूल आया हूँ। Until हत्ता कि I reached the airport, मैं एयरपोर्ट तक पहुँच चुका था। Which was very annoying, जो कि मेरे लिए बड़ी शर्मनाक बात थी, शर्मिंदा होने वाली बात थी। विच वॉज वेरी अनोइंग। ए इज द राइट ऑप्शन। इन इस्लाम देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड मैटर्स। डी ऑप्शन बनता है। इस्लाम में एक क्लोज रिलेशन है सियासत और मामलात, जिसे इश्यूज कहते हैं, उनके दरमियान एक क्लोज रिलेशनशिप है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स अगर सही तरीके से की जाए तो ये इबादत है। बहुत से लोगों का इसमें फ़ायदा हो जाता है। पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन आजकल की जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान में है ये ठीक नहीं है, या इंडिया में भी। तो पॉलिटिक्स और मैटर्स का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है इस्लाम में। लतीफ़ खोसा यूज्ड टू बी द गवर्नर ऑफ पंजाब। उस वक्त लतीफ़ खोसा पंजाब के गवर्नर थे, इस वजह से ये बी ऑप्शन आएगा। अकबर विल लुक आफ्टर माई वर्क इन माई एब्सेंस। लुक आफ्टर कहते हैं देखभाल करना। लुक आफ्टर देखभाल करना फ्रेजल वर्ब है एक, फ्रेजल वर्ब। अकबर विल लुक आफ्टर माय वर्क, मेरे काम की देखभाल करेगा, इन माय एब्सेंस, मेरी गैर मौजूदगी में। 1992 पाकिस्तान क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड कप, द कैप्टन वाज इमरान खान। 1992 का जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था, उसमें कैप्टन कौन था? इमरान खान था। पाकिस्तान ने किससे जीता था? इंग्लैंड से जीता था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। किस क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल हुआ था? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है। वहाँ पे ये मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और पाकिस्तान इंग्लैंड से जीता था फाइनल। हु वाज किल्ड बाय हजरत हमजा इन द बैटल ऑफ ओहद। जंग ओहद में हजरत हमजा को किसने शहीद किया था? उतबा बिन रबी, उतबा बिन राबिया। उतबा बिन राबिया ने हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को जंग उहद में शहीद किया था। 625 ईस्वी को हुई थी जंग उहद। 3 हिजरी बनते हैं। राफेल निडाल इज अ फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट। राफेल निडाल किस गेम का फेमस प्लेयर है? लॉन टेनिस का। बी इज द राइट ऑप्शन। इसे टेनिस भी बोलते हैं, लॉन टेनिस भी कहते हैं। अगर डीप करे तो लॉन टेनिस, वैसे टेनिस भी कहते हैं। तो राफेल निडाल स्पेन का फेमस प्लेयर है। राफेल निडाल कंट्री भी पूछते हैं, स्पेन का है। रॉजर फेडरर भी टेनिस का फेमस प्लेयर है। आप टेनिस के प्लेयर्स बता रहा हूँ आपको, उनकी कंट्री और इनके नेम लिख लें। रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड का फेमस प्लेयर है, रॉजर फेडरर। क्योंकि ये कंट्री के नाम पूछते हैं, प्लेयर लिख के किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये लिख लें। रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड। नोविक जोकोविक, नोविक जोकोविक सर्बिया के।
सेरेना विलियम यूएसए की हैं वुमेन, बहुत फेमस है। सेरेना विलियम यूएसए से। मारिया शरापोवा रशिया की लॉन टेनिस प्लेयर हैं। 87 है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से मुतबादिल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? बायोगैस है।